ओके, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। आसान है फाइंड करना, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं डिफरेंशिएशन निकाल के, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो या फुल डिफरेंशिएशन हो, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन। तो हम लोग दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड कर रहे हैं। अगर हम आर के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक आ रहा है ई आर, और एक इसके परपेंडिकुलर, ई आर के परपेंडिकुलर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू ई थीटा, है ना। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं, दोनों पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, है ना। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग फाइंड करते हैं। आर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना होगा, मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करनी होगी तो, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई है, ठीक है, और इन दोनों की जो एंगल कितना है, साई, ठीक है। चलिए ई आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएशन डी अपॉन माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन इतना हम लोग करते हैं तो कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है। ये क्या है, ये आर डायरेक्शन में, आर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पी cos थीटा बाय आर क्यूब। ई थीटा को देखते हैं, ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन ई आर के परपेंडिकुलर में है, जिसको हम ई थीटा बोलते हैं। ये भी डिफरेंशिएशन निगेटिव में करेंगे, डी अपॉन दिस इंटू आर इंटू डी थीटा। यहाँ पे डी थीटा नहीं होगा, आर इंटू डी थीटा। ये जो सेपरेशन आप देख रहे हो, ये जो आप सेपरेशन देख रहे हो, ये सेपरेशन है आर इंटू डी थीटा, है ना। तो सेपरेशन उधर हमने दे रखा है, ये डी थीटा सेपरेशन है, आर इंटू डी थीटा। ये जो लेंथ है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जब हमने आर को कांस्टेंट रखा है, अगर हमने आर को कांस्टेंट रखा है, थीटा को चेंज किया, यहाँ पे डी थीटा हमने थीटा को चेंज किया, आर को कांस्टेंट रखा, तो ये जो सेपरेशन है एस, आर का जो लेंथ आ जा रहा है दैट इज इक्वल टू एस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ई थीटा जब हमने डिफरेंशिएट किया था तो लिखेंगे यहाँ पर डी वी बाई डी एस, ठीक है जी। तो इधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं ई थीटा। ई थीटा को फाइंड किया तो वो वैल्यू कितना आ रहा है भाई, ये वैल्यू आ रहा है 1/4 पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, ठीक है। टेन साई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेन साई की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये एंगल फाइंड करना है। तो टेन साई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टेन साई इज इक्वल टू ई थीटा बाई ई आर, यहाँ लिखेंगे ई थीटा बाई ई आर दैट इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। तो डिवाइड करके देखेंगे इसको, इससे हमने डिवाइड किया तो क्या होगा, पी बाई आर क्यूब कैंसिल हो जा रहे हैं, 1 हो जाएगा, और क्या आ रहा है, टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 आ जा रहा है। ये रिलेशन आ रहा है। अगर आप रिलेशन फाइंड करना चाहोगे इन दोनों में तो आप देख सकते हो कि क्या रिलेशन आ जा रहा है, ई थीटा 2 टाइम्स ई थीटा इज इक्वल टू ई आर इंटू टेन थीटा। ये एक ब्यूटीफुल रिलेशन आ रहा है, इसको भी आप लोग समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, बहुत सारे किसी से वैल्यू हो सकते हैं। अगर मैंने कहा कि ई थीटा इज इक्वल टू आर, इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगी तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 आ जाएगा। तो बहुत सारे वैल्यूज हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो इसका 5 वैल्यू, इसका 6 वैल्यू हो तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे अराइज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेन साई की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे वो भी आसान है। अगर आपके पास थीटा की वैल्यू पता है, मान लो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, या 75 डिग्री हो, है ना, या 120 डिग्री हो, जो कुछ भी है, तो हमें टेन साई की वैल्यू अगर फाइंड करनी होगी तो साई इज इक्वल टू लिखेंगे टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, है ना। अगर मान लो सिंपल एग्जांपल के मैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रख लूँ तो टेन 30 कितना होता है, टेन 30 डिग्री कितना होगा, 1/2 रूट अंडर 3/2 कितना आ जाएगा, 1/रूट अंडर, है ना, 1/रूट अंडर 3, ये इतना वैल्यू आ रहा है। तो साई इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है भाई, टेन इनवर्स इतना आ जा रहा है। जो कुछ भी है आप कैलकुलेशन को देख सकते हो। 60 डिग्री अगर हमने बना दिया तो रूट अंडर 3/2, है ना, रूट अंडर 3/2। तो बहुत सारे कहीं से राइज हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमको समझ में भी आ जाते हैं। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हमें दो डायरेक्शन में फाइंड करना था, एक इधर भी हमें फाइंड करना था, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड करना था। दो डायरेक्शन था क्योंकि हमने ये दो वेरिएबल लिया है, याद रखिएगा यहाँ दो वेरिएबल है। क्या क्या वेरिएबल है, थीटा भी चेंज कर सकता है और आर भी चेंज कर सकता है, ठीक है, दोनों चीजें चेंज कर सकती है। जब हमने आर के डायरेक्शन में लिया था तो थीटा कांस्टेंट रखा था। इस सिचुएशन में हमने थीटा को क्या किया था, कांस्टेंट रखा था, थीटा को हमने कांस्टेंट रखा था, आर को वेरिएबल समझा था, तो आर हमने फाइंड किया। इस सिचुएशन में हमने क्या किया था कि इस सिचुएशन में हमने आर को ही कांस्टेंट रखा था, ई थीटा में हमने क्या किया था, आर को कांस्टेंट रखा था और थीटा को हमने वेरिएबल बनाया था। क्या बनाया था, थीटा को वेरिएबल। थीटा वेरी कर रहा है, अब इधर से उधर जा रहा है, एस
क्या लिखा हमने, माइनस डी वी बाई डी एस, है ना, इसको आर डी थीटा लिख सकते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिए थे। अब मिनिमम की बात करते हैं, तो मिनिमम कौन से पोजीशन में होता है वो अब हम लोग समझेंगे। मिनिमम कब होता है, तो मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। आपके फॉर्मूले से ही पता चल गया होगा, जब मैंने पोटेंशियल का वैल्यू लिखा था तो क्या लिखते थे, पोटेंशियल एट पी जो लिखते थे वो क्या आता था, पी कॉस थीटा, क्या लिखते थे, पी कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशनली बिल्कुल सही है, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लेंथ का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है। तो अगर मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो cos थीटा का मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। तो cos थीटा कब 0 होता है, cos थीटा अगर 0 आ जा रहा है, 0 डिग्री 0 आ जा रहा है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है। अगर थीटा 90 डिग्री हो जा रहा है उस सिचुएशन में हमारा भी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 आ रहा है। भी की मिनिमम वैल्यू कितना है, 0, और वो कौन से पोजीशन में आ रहा है, वो पोजीशन है ब्रॉड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन या 10B पोजीशन। ऐसे पोजीशन को हम क्या कहते हैं, बहुत सारे नामों जानते हैं, ब्रॉड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन या नहीं तो 10B पोजीशन। ये पोजीशन क्या है वो समझिए, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये मिडिल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट से, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमने यहाँ मिडिल पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P पॉइंट पे हमने निकाला है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हो, मान लो ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और ये एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है या प्लेन है, जो कुछ भी है, इस प्लेन पे या लाइन पर, है ना, किसी भी पॉइंट को आप ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब सेम पोटेंशियल आ रहा है। 0 तो है लेकिन 0 मतलब क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या, सेम मतलब क्या, अगर पोटेंशियल सेम आ जा रहा है मतलब ये क्या है, इक्विपोटेंशियल प्लेन है या इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, अगर 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हमने रख दिए हैं तो ये अगर मैंने यहाँ प्लेन रख दिया तो जितने सारे पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे सब के सब क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होंगे। ये सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, कांस्टेंट है, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल भी आप कह सकते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन से आपको 2 चीजें पता चल रहा है। पहला चीज ये कि इस पोजीशन में मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, प्लस ये जो लाइन है, ये लाइन है इक्विपोटेंशियल लाइन कह सकते हो। अगर ये प्लेन है तो इक्विपोटेंशियल प्लेन कह सकते हो। ये इक्विपोटेंशियल है, ये इक्विपोटेंशियल है, और ये कब इक्विपोटेंशियल हो जा रहा है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। तो बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पे भी तो 0 होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। बहुत सारे यहाँ पे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 नहीं है। ये एक सटीक एग्जांपल, इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसको हम ब्रॉड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन या तो 10B पोजीशन बोलते हैं। इस पोजीशन से आप देख रहे हो कि यहाँ पे पोटेंशियल तो इक्वल है, इसको मिनिमम बोल रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम नहीं है। दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाई R क्यूब। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड किया है। यहाँ पर देखो ER स्क्वायर प्लस E थीटा स्क्वायर, दोनों परपेंडिकुलर टू वन अनदर है, ईच अदर है ना, ER है और इसके परपेंडिकुलर में E थीटा है। दोनों को हमने यहाँ पे लिखा ER स्क्वायर प्लस E थीटा स्क्वायर, रूट अंडर निकालते हैं तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ रहा है 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो थीटा अगर 90 डिग्री आ जा रहा है, थीटा अगर 90 डिग्री आ जा रहा है तो ये वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो वैल्यू आ रहा है P बाई R क्यूब, P बाई R क्यूब आ जा रहा है। मिनिमम वैल्यू इतनी है लेकिन 0 नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है इस पोजीशन में, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। ये कैसा एग्जांपल है। लेकिन आप कंडक्टर की बात करते हैं, कोई कंडक्टर के अंदर में, चार्ज कंडक्टर की बात करूं मैं, चार्ज कंडक्टर की बात करूं, वहां आप ऑब्जर्व करोगे, यहां वहां देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है, वो कांस्टेंट है, वो 0 नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं, देख लीजिए। इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। थीटा का वैल्यू अलग अलग बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आपने थीटा
थीटा 30 डिग्री रखा, 30 डिग्री थीटा रखा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट क्या होगा? सेपरेशन अगर हमने 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर जो कुछ भी है, सेपरेशन अगर हमने रखा है यहाँ पर r इज इक्वल टू लिखते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर एक्सेट्रा, है ना। जितने सारे वैल्यूज आप देख रहे हो उतने सारे वैल्यू फाइंड कर लो। p की वैल्यू भी आप फाइंड कर लो अपने मन से या मेरे मन से रख लो, है ना। 2 कूलम मीटर या नहीं तो 5 कूलम मीटर, इस तरह से बहुत सारे वैल्यूज आप पुट करके देख सकते हो, तो आपको क्लियर का पता चल जाएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 1/4 p बाय r क्यूब। और जितने सारे एंगल्स है ना, या तीन चीजें वैरी कर रहा है, p का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, r की वैल्यू पता होना चाहिए, थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये याद रखो कि p और r अगर कांस्टेंट हो, p अगर आप p बाई p एंड r अगर कांस्टेंट हो और थीटा अगर वेरिएबल हो और थीटा को अगर हमने जीरो अगर रखा तो ये वैल्यू 3 आ जाएगा। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 4 आ रहा है, रूट अंडर 4 इज इक्वल टू 2, तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। इक्वेटोरियल पोजीशन वो आ जा रहा था कौन सा, एक्सियल पोजीशन पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ब्रॉडन पोजीशन पे, 10b पोजीशन पे क्या सिचुएशन आ रहा है, ये जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू दे रहा है, और मिनिमम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ 0 आ रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आ रहा है। सीधी सी बात है, कैसे आ रहा है वो समझिए। यहां से अगर मैंने इस लाइन को जोड़ा और यहां से इस लाइन को जोड़ा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये सेपरेशन इस सेपरेशन के बराबर हो जा रहा है और चार्ज भी इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यहाँ भी 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 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इस जगह पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल ये है कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैंने इसे पहले भी डिफाइन किया था, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम पोटेंशियल आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये सब लोकस हैं, इतने सारे पॉइंट्स हमें बताए हैं, लोकस हैं पॉइंट्स के जहां पर पोटेंशियल इक्वल है, सेम है, और सेम में भी क्या आ रहा है भाई, इस लाइन पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन यहां अगर आपने परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दोनों के वजह से इक्वल नहीं होगा, सॉरी सेम नहीं, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, याद रखिएगा इस चीज को। तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ब्रॉडन पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, या नहीं तो 10b पोजीशन। इस पोजीशन पे पोटेंशियल 0 होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद जितने सारे न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। हल्के फुल्के क्वेश्चंस आते रहते हैं। मान लो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, इसकी वैल्यू दिया हो, इसकी वैल्यू पता करना। मान लो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पे किसी पॉइंट डायपोल की वजह से दिया हुआ है 5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन में दिया हुआ है 4 वोल्ट पर मीटर, है ना। तो आप थीटा डायरेक्शन में आराम से बता सकते हो कितना होगा भाई, 3 वोल्ट पर मीटर। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, आराम से बता सकते हो। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजी वे में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा की वैल्यू पता करना हो और साई की वैल्यू दिया हुआ हो तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ये जो वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये अप्रोक्सीमेटेड है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट होगा, है ना। एग्जैक्ट के लिए हमें ये डिस्टेंस भी एग्जैक्ट चाहिए, ये डिस्टेंस भी हमें एग्जैक्ट चाहिए। ये दोनों डिस्टेंस अगर एग्जैक्ट मिल जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये पी पॉइंट है और यहाँ से हमने रखा 6 मीटर, ये हमने रखा 6 मीटर और ये हमने रखा 5 मीटर। तो इस सिचुएशन में जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा वो एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट आएगा, झूठ नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटेड नहीं आएगा, है ना, वो एग्जैक्ट आ जाएगा। और मान लो ये पूरा जो लेंथ है वो 1 मीटर का, पूरा का पूरा 1 मीटर, मतलब 0.5 मीटर यहाँ से यहाँ आ रहा है और ये भी 0.5 मीटर आ रहा है। तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, पी ए इंटू दिस, इतना कर लेंगे, इन दोनों का जरूरत ही नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है।